वेलकम टू डियर स्टूडेंट। आप सभी लोगों का अशोका स्टडी पॉइंट का लाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। दोस्तों, हम उत्तर प्रदेश पुलिस को अब उसका मैथमेटिक स्पेशली हम उत्तर प्रदेश पुलिस को देखते हुए आज से प्रारंभ कर रहे हैं। सबसे पहले दोस्तों, जैसे आपको मालूम है कि नंबर सिस्टम एक ऐसा चैप्टर है, अगर अरिथमेटिक्स में दो चैप्टर, एक हमारा संख्या पद्धत नंबर सिस्टम और दूसरा चैप्टर हमारा प्रतिशतता परसेंटेज, अगर बढ़िया से पढ़ लेते हैं तो मैथमेटिक्स का बहुत अधिकाधिक सिलेबस आपका तैयार हो जाता है। इसलिए देखते होंगे जनरली जब मैथमेटिक्स पढ़ाना स्टार्ट किया जाता है या तो संख्या पद्धति से नंबर सिस्टम से स्टार्ट किया जाता है या परसेंटेज प्रतिशतता से स्टार्ट किया जाता है। जैसे कि परसेंटेज चैप्टर की विशेषता है कि अगर परसेंटेज चैप्टर आप बढ़िया से पढ़ लेते हैं तो सबसे बड़ी बात यह है कि परसेंटेज चैप्टर अगर बढ़िया से पढ़ लेते हैं तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस, ये जो प्रॉफिट एंड लॉस जो चैप्टर है और डिस्काउंट जो चैप्टर है, ये जो डिस्काउंट चैप्टर है इसका अधिकाधिक पोर्शन आपका तैयार हो जाता है। उसी तरीके से अगर परसेंटेज बढ़िया से पढ़ लेते हैं तो सी आई एंड एस आई, सी आई और एस आई का लगभग सारी चीजें इसका भी तैयार हो जाती है। फिर अगर हम बात करें कि जैसे कि अगर परसेंटेज चैप्टर पढ़ लेते हैं तो जो एलिगेशन जो चैप्टर है इसका हम अधिकाधिक पोर्शन को क्या करते हैं, तैयार कर लेते हैं। फिर अगर हम परसेंटेज बढ़िया से पढ़ लेते हैं तो मेंसुरेशन जो चैप्टर है उसका बहुत से भाग ऐसे हैं जो परसेंटेज से रिलेटेड हैं, मेंसुरेशन काफी हद तक हम पढ़ लेते हैं, तैयार हो जाता है। इस तरीके से परसेंटेज चैप्टर पढ़ने से ऑलरेडी परसेंटेज तो तैयार होता ही है, प्रॉफिट एंड लॉस, सी आई एंड एस आई, एलिगेशन और मेंसुरेशन, मतलब प्रतिशतता, लाभ और हानि और छूट और चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज, मिश्रण और छत्रमिति, इतने चैप्टर से एक साथ तैयार हो जाते हैं। इसीलिए जनरली आप देखते होंगे जब भी मैथमेटिक्स स्टार्ट किया जाता है या तो परसेंटेज से स्टार्ट किया जाता है या नंबर सिस्टम से स्टार्ट किया जाता है। तो अगर परसेंटेज चैप्टर आप पढ़ते हैं, एक तो परसेंटेज तैयार होता ही है, जैसे 1 2 3 4 5, मतलब 5 चैप्टर लगभग लगभग तैयार हो जाते हैं। इसीलिए दोस्तों परसेंटेज चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। एक तरह से कहा जाए यह अरिथमेटिक पोर्शन का बोन होता है। दूसरी बात हम अगर करें, जैसे कि नंबर सिस्टम की बात करें, नंबर सिस्टम से जैसे नंबर सिस्टम क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, नंबर सिस्टम इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि नंबर सिस्टम एक ऐसा चैप्टर है, अगर इसको बढ़िया से पढ़ लेते हैं तो पूरे सिलेबस का एक तरह से कहा जाए कि एबीसीडी उसका जो होता है उसके बारे में जानकारी हो जाती है। इसीलिए जो नंबर सिस्टम चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैसे देखेंगे जनरली कोई भी एग्जाम है इससे 4 से लेकर के 5 क्वेश्चन पूछा जाता है, किसी न किसी तरीके से 4 से लेकर के 5 क्वेश्चन पूछा जाता है। इसीलिए नंबर सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जैसे कि अगर एग्जाम्पल के रूप में हम लें तो एलसीएम एचसीएफ जब चैप्टर पढ़ते हैं, अगर एक एग्जाम्पल के रूप में लें तो उसमें ये कहें कि को प्राइम नंबर सह अभाज्य संख्या। अब सह अभाज्य संख्या कहां जानेंगे, नंबर सिस्टम संख्या पद्धति में ही जानेंगे। एलसीएम एचसीएफ चैप्टर का एक बहुत ही लोकप्रिय प्रॉब्लम, जैसे कि सह अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर से रिलेटेड से आता है। उसी तरीके से अगर एवरेज चैप्टर के बारे में पढ़ते हैं तो एवरेज चैप्टर में बहुत सी अधिक चीजें, अधिकाधिक चीजें, ये अधिकाधिक जो चीजें होती हैं संख्या पद्धति से रिलेटेड, संख्याओं से रिलेटेड, आइडेंटिफिकेशन ऑफ नंबर से रिलेटेड, उसमें काफी चीजें मिलती हैं। इस तरीके से अगर अरिथमेटिक्स को अगर बेहतर करना है तो आप अगर परसेंटेज चैप्टर कंप्लीट कर दे, इतने चैप्टर तैयार हो जाते हैं। उसी तरीके से संख्या पद्धति आप अगर बढ़िया तरीके से पढ़ लेते हैं तो फिर आपको अधिकाधिक चीजें लगभग मैथमेटिक्स की एबीसीडी जो चीजें होती हैं वो पता चल जाता है। जैसे अगर एग्जाम्पल के रूप में अगर लेते हैं, अगर आपसे कह दिया जाए क्रमागत संख्या,
सक्सेसिव नंबर कहीं प्रॉब्लम में आ गया, अगर क्रमागत संख्या के ही बारे में नहीं जानेंगे तो उस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए अगर किसी क्वेश्चन में आ जाता है प्राइम नंबर अभाज्य संख्या के बारे में कह दिया जाता है, अब अभाज्य संख्या के बारे में ही नहीं जानेंगे तो उस प्रॉब्लम को कैसे करेंगे। जैसे कह दिया जाए क्रमागत सम संख्या क्रमागत विषम संख्या के बारे में कह दिया जाए, वही नहीं जानेंगे तो कैसे करेंगे। अगर किसी प्रॉब्लम में कोई प्रॉब्लम ऐसा है जिसमें दिया है, अगर आपको पूर्ण संख्या होल नंबर से रिलेटेड दिया हो, जैसे एवरेज चैप्टर में अगर हम ये कह दें कि प्रथम 20 पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा, या प्रथम 20 जो होल नंबर है उनका एवरेज क्या होगा, ये पूछ दिया जाए। अगर आपसे कह दिया जाए कि 20 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा, अगर यही दोनों में डिफरेंस नहीं जानेंगे तो आप कैसे करेंगे, तुरंत क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों इसीलिए जैसे कि जो नंबर सिस्टम चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इस दोनों चैप्टर को बहुत ही बढ़िया से पढ़ेंगे, क्योंकि एक परसेंटेज चैप्टर पढ़ने से एक साथ 5 चैप्टर कंप्लीट होता है, उसी तरीके से एक नंबर सिस्टम बढ़िया से पढ़ने पर पूरे सिलेबस का एबीसीडी आपको पता चल जाता है। इसीलिए आपको जैसे ये जो परसेंटेज और संख्या पद्धति है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए जनरली जब आपको पढ़ाया जाता है या तो संख्या पद्धति नंबर सिस्टम से स्टार्ट किया जाता है या परसेंटेज प्रतिशतता से स्टार्ट किया जाता है। दोस्तों आज हम बताने जा रहे हैं, कुछ अलग तरीके से बताएंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं जैसे कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ नंबर, संख्याओं की पहचान के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि संख्याओं की पहचान जानना बहुत ही जरूरी है। फिर उसके बाद डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर, विभाज्यता के नियम के बारे में चर्चा करेंगे। जनरली आप लोगों ने देखा होगा अधिकांश आप में से, जैसे जो स्टूडेंट होता है प्रॉब्लम को समझ लेता है, वो कॉन्सेप्ट समझ लेता है, क्या कहा जा रहा है ये भी समझ लेता है, लेकिन जब वो करने बैठता है तो प्रॉब्लम गलत हो जाता है। ऐसा जनरली ऐसा देखा गया है। इसका रीजन क्या होता है कि स्टूडेंट को अगर कहा जाए कि कोई संख्या ट्रेस करो 11 से विभाजित होगी कि नहीं होगी, कोई संख्या 18 से विभाजित होगी कि नहीं, वही नहीं जान पाता है। जो गणित की बेसिक चीजें हैं तो वो चीजें हम कहाँ बताएंगे, नंबर सिस्टम में बताएंगे। आइडेंटिफिकेशन ऑफ नहीं, उस चीजों को हम बताएंगे जैसे विभाज्यता के नियम, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी के बारे में हम बताएंगे। जैसे कि अब देखेंगे स्टूडेंट को, जैसे मान लीजिए अगर उसको 65 का स्क्वायर करना है, अब 65 का स्क्वायर वो क्या करेगा, 65 मल्टीप्लाई बाई 65 करेगा, तो क्वेश्चन कैसे कंप्लीट कर पाएगा समय के अंदर। इसलिए कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो बेसिक चीजें होती हैं, हम क्या करेंगे उसको नंबर सिस्टम के अंतर्गत आपको पढ़ाएंगे। तो दोस्तों इसलिए बहुत ही आप इस चैप्टर को बहुत ही समझ करके समझदारी से पढ़ेंगे। तो दोस्तों इसलिए हम आज संख्या पद्धति में आइडेंटिफिकेशन ऑफ नंबर से आपको स्टार्ट कर रहे हैं। आइए देखिए कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। अब संख्या पद्धति को लेते हैं। संख्या पद्धति नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम संख्या पद्धति नंबर सिस्टम में आते हैं। अब सबसे पहले हम लेते हैं संख्याओं की पहचान, आइडेंटिफिकेशन ऑफ नंबर। संख्याओं की पहचान, संख्याओं की पहचान, आइडेंटिफिकेशन ऑफ नंबर, आइडेंटिफिकेशन ऑफ नंबर। अब संख्याओं की पहचान के बारे में, किस संख्या के बारे में हम पढ़ेंगे दोस्तों, उन्हीं संख्याओं के बारे में हम चर्चा करेंगे जो आपके एग्जाम से क्या हो, रिलेटेड हो। जैसे हम बात करें कि जैसे व्हाट इज नेचुरल नंबर, व्हाट इज ए होल नंबर, व्हाट इज इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, ट्विंस प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, रियल नंबर, नॉन रियल नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इन्हीं सभी संख्याओं के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो हम लेते हैं नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। नेचुरल नंबर
प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर। अब प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर होता क्या है? अगर इसको शॉर्ट में हम कहें तो जिन संख्याओं का प्रयोग वस्तुओं को गिनने में करते हैं वही संख्याएं हमारी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। काउंटेबल नंबर इज नोन एज नेचुरल नंबर। जो काउंटेबल नंबर होता है, जो संख्याएं गिनने के काम में आती हैं, उन्हीं संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो अब अगर इसको शॉर्ट में लिखें, जिन संख्याओं का प्रयोग वस्तुओं को गिनने में करते हैं, जिन संख्याओं का प्रयोग वस्तुओं को गिनने में करते हैं, वस्तुओं को गिनने में करते हैं, वस्तुओं को गिनने में करते हैं, वही हमारी क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। अगर हम एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। अब दोस्तों, जैसे कि जिस स्टूडेंट को जनरली कंफ्यूजन होता है कि जीरो हमारी प्राकृतिक संख्या है कि नहीं है। दोस्तों, जो जीरो होता है, जीरो हमारी प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। अगर जीरो की बात करें तो जीरो हमारी प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। जीरो प्राकृतिक संख्या इसलिए नहीं होती है क्योंकि वस्तु की गिनती जीरो से नहीं की जाती। क्योंकि वस्तु की गिनती जीरो से नहीं की जाती है, वस्तु की गिनती कहां से प्रारंभ होती है? 1 से प्रारंभ होती है। वस्तु की गिनती कहां से प्रारंभ होती है? 1 से प्रारंभ होती है। इसीलिए जो हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं कहां से स्टार्ट होती हैं? 1 से स्टार्ट होती हैं। तो दोस्तों, आज के बाद आप यही कहेंगे, जानेंगे, जीरो हमारी प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। कोई पूछता है कि जीरो प्राकृतिक संख्या है कि नहीं है, तो आप ये बताएंगे चूंकि जो प्राकृतिक संख्या होती है वो संख्याएं होती हैं जिनसे वस्तु की गिनती की जाती है, लेकिन जीरो से वस्तु की गिनती नहीं की जाती है, इसीलिए जीरो हमारा प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो प्राकृतिक संख्याएं कहां से स्टार्ट होती हैं? तो प्राकृतिक संख्याएं 1 से स्टार्ट होती हैं, क्योंकि वस्तु की गिनती हम कहां से प्रारंभ करते हैं? 1 से प्रारंभ करते हैं। इसीलिए प्राकृतिक संख्याएं हमारी कहां से स्टार्ट होती हैं? 1 से स्टार्ट होती हैं। और सबसे छोटी जो प्राकृतिक संख्या हमारी है वो क्या है? 1 है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या हमारी क्या है? 1 है। इसलिए क्योंकि वस्तु की गिनती कहां से प्रारंभ करते हैं? 1 से करते हैं। अब दोस्तों, बात करें कि जैसे बच्चों से पूछा जाता है कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या है, तो दोस्तों सबसे बड़ी जो प्राकृतिक संख्या है उसको हम बोलेंगे अज्ञात बोलेंगे। सबसे बड़ी जो प्राकृतिक संख्या उसको अज्ञात बोलेंगे, अननोन बोलेंगे, अननोन बोलेंगे। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अज्ञात है, अननोन है। उसको हम अज्ञात क्यों कहते हैं? जैसे आप में से बहुत से स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या है? इनफाइनाइट है, लेकिन ये क्या है? फॉल्स है। दोस्तों, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या इनफाइनाइट नहीं है, वो क्या है? फॉल्स है। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या है? अज्ञात है। अज्ञात क्यों है? अगर प्राकृतिक संख्याओं के नेचर को देखें तो हमें मिलता क्या है? जैसे अगर 1 है, पहली संख्या अगर 1 है, इसमें 1 जोड़ा तो अगली संख्या, फिर 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 1 जोड़ा तो अगली संख्या। इस तरीके से दोस्तों अगर प्राकृतिक संख्याओं को देखा जाए तो कैसे प्राप्त होती हैं? जब पिछली संख्या में 1 जोड़ते हैं तो अगली संख्या, फिर 1 जोड़ा तो अगली संख्या। इस तरीके से प्राकृतिक संख्याएं हमारी डिफाइन कैसे हैं? जब पिछली संख्या में 1 जोड़ेंगे तो अगली संख्या। उसी तरीके से दोस्तों अगर आगे आते हैं तो 100 है, 100 में 1 जोड़ेंगे तो 100 + 1, 1 जोड़ेंगे 100 + 2। इसी तरह से 1000 आएगा, लाख आएगा, करोड़ आएगा, फिर अरब आएगा। अगर ये कहें कि 1 अरब, इसके आगे की संख्या क्या होगी? 1 अरब 1 होगा, फिर आगे 1 अरब 2 हो गया। इस तरीके से दोस्तों हम देख रहे हैं, ज्यों ही हम 1 जोड़ रहे हैं फिर अगली हो जा रहा है, फिर 1 जोड़ रहे हैं तो अगली हो जा रहा है। इसलिए दोस्तों हम बोल देते हैं सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या डिफाइन है
लेकिन वो क्या है, अज्ञात है। अज्ञात हमने इसलिए किया क्योंकि जो ही वन जोड़ रहे हैं तो अगली हो जा रही है, फिर वन जोड़ रहे हैं तो अगली हो जा रही है। वो इनफाइनाइट नहीं है, क्योंकि इनफाइनाइट वर्ड हमारे क्या है, अपरिभाषित है, इनफाइनाइट नहीं है। सबसे बड़ी जो प्राकृतिक संख्या हमारी क्या है, अज्ञात है। अज्ञात इसलिए हो जाती है जो ही वन जोड़ते हैं तो अगला, फिर वन जोड़ते हैं तो अगला, इसलिए उसको बोल दिया जाता है कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या हमारी क्या है, अज्ञात है। अब दूसरी बात हम करें कि जो प्राकृतिक संख्याएं हैं उनकी संख्या कितनी होती है। प्राकृतिक संख्याओं की संख्या क्या है, अनंत है। प्राकृतिक संख्याओं की संख्या कितनी है, अनंत है। प्राकृतिक संख्याओं की संख्या कितनी है, अनंत है। वो गिनती में नहीं है, उनको गिना नहीं जा सकता है। तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्याएं हमारी क्या हैं, अनंत हैं। अब जैसे हम बात करें तो आपसे पूछा गया जाए जीरो प्राकृतिक संख्या है कि नहीं है, आप कहेंगे जीरो प्राकृतिक संख्या नहीं है। फिर अगर हम आपसे प्रश्न करते हैं कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, तो आप बताएंगे सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, 1 है। फिर अगर मैं पूछता हूं कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 क्यों है, तो आप बताएंगे सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 इसलिए है क्योंकि गिनती हम कहां से प्रारंभ करते हैं, 1 से प्रारंभ करते हैं। इसीलिए प्राकृतिक संख्याएं हमारी कहां से स्टार्ट होती हैं, 1 से होती हैं। अब हम बात करें कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या है, वो अज्ञात है। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या है, परिभाषित है लेकिन अज्ञात है। अज्ञात होने के पीछे रीजन ये होता है क्योंकि जो हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं पिछली संख्या में 1 जोड़ने से प्राप्त होती है। ज्यों ही 1 जोड़ते हैं तो अगली, फिर अगली, फिर अगली। इस वजह से सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अज्ञात हो जाती है। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या इनफाइनाइट नहीं है। अब आपसे ये पूछें कि जैसे कि प्राकृतिक संख्याओं की संख्या कितनी होती है, आप बताएंगे प्राकृतिक संख्याओं की संख्या क्या है, अनंत है, उसकी गिनती नहीं की जा सकती है। अब हम बात दोस्तों कर रहे हैं, जैसे कि हम आगे चल रहे हैं, अगर हम ये कहें पूर्ण संख्या, अब हम पूर्ण संख्या की बात करने चल रहे हैं। पूर्ण संख्या की अगर बात करें तो पूर्ण संख्या होल नंबर, पूर्ण संख्या होल नंबर। अगर हम होल नंबर की बात करें तो होल नंबर है क्या चीज, जैसे ये जो होल नंबर को हम पूर्ण संख्या को डिफाइन कैसे करते हैं, जब हम प्राकृतिक संख्या में शून्य को क्या करते हैं, सम्मिलित कर लेते हैं। जब प्राकृतिक संख्या में शून्य को सम्मिलित कर लेते हैं, अगर प्राकृतिक संख्या हमारी क्या है, मतलब प्राकृतिक संख्या हमारी क्या, 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं। जब इसमें शून्य को सम्मिलित कर लेते हैं तो ही जो संख्याओं का समुच्चय बनता है, जो सेट बनता है, वही हमारी क्या कहलाती हैं, संख्याएं, पूर्ण संख्या कहलाते हैं। तो जब हम प्राकृतिक संख्या में ये जो प्राकृतिक संख्याएं हैं, जब इसमें शून्य को भी शामिल किया तो सभी संख्याएं मिल करके कहलाती हैं, पूर्ण संख्या कहलाते हैं। जैसे कि आपके दिमाग में अगर ये पूर्ण संख्या कहलाती हैं तो हम ये आपसे कहें कि सबसे छोटी हमारी पूर्ण संख्या क्या है, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या हमारी क्या है, ये पूर्ण संख्या क्या है, शून्य है। ये क्या है, सबसे छोटी है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, शून्य। अगर हम ये कहें कि सबसे बड़ी हमारी पूर्ण संख्या क्या है, तो सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, अगर हम ये कहें सबसे बड़ी पूर्ण संख्या की बात करेंगे तो इसको हम बोलेंगे अज्ञात है, अननोन है। तो सबसे बड़ी पूर्ण संख्या हमारी अज्ञात है और सबसे छोटी पूर्ण संख्या हमारी क्या है, शून्य है, 0 है। अब हमारी पूर्ण संख्याएं कहां से स्टार्ट होती हैं, 0 से स्टार्ट होती हैं। पूर्ण संख्याएं हमारी 0 से स्टार्ट होती हैं। आपके ब्रेन में क्वेश्चन बन सकता है कि अगर आप सर, अगर प्राकृतिक संख्या में आपने 0 को अगर सम्मिलित किया है, प्राकृतिक संख्या में अगर 0 को आपने सम्मिलित किया है, 0 तो इधर भी लिखा जा सकता है, 0 को तो हम इस साइड में भी 0 को लिख सकते थे, तब हम कैसे कहते कि जो 0 है सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। अगर 0 को हम इधर कहीं सम्मिलित कर देते तब तो नहीं कह पाते कि 0 सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन बन रहा होगा 0 को हम क्यों पहले ही लिखते हैं, 0 को हम क्यों पहले लिखते हैं। दोस्तों अगर प्राकृतिक संख्याओं के नेचर को देखा जाए, अगर प्राकृतिक संख्याओं के नेचर को देखा जाए तो प्राकृतिक संख्याएं हमारी कैसी होती हैं, असेंडिंग ऑर्डर में होती हैं, बढ़ते क्रम में होती हैं। अब हम प्राकृतिक संख्या और 0 को लिया जाए
तो इन सब में छोटा क्या है, जीरो ही है। और आपको मालूम है जब भी हम बढ़ते क्रम में संख्या को लिखते हैं तो सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस क्रम में लेते हैं। इस तरीके से हम इस वजह से जीरो को हमने क्या किया है, पहले सम्मिलित किया है, क्योंकि ये संख्याओं का नेचर क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में है और इसमें जीरो क्या है, सबसे छोटा है, इसलिए जीरो को हमने सबसे पहले लिखा है। अब आपसे पूछा जाए कि जीरो किस प्रकार की संख्या है, तो जीरो देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, पूर्ण संख्या है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या हमारी क्या है, शून्य है। और सबसे बड़ी जो हमारी पूर्ण संख्या है, यहाँ भी अज्ञात अननोन बोलेंगे, क्योंकि पूर्ण संख्या भी उसी तरीके से डिफाइन है। जब पिछली संख्या में एक जोड़ते हैं तो अगली, फिर एक जोड़ा तो अगली, फिर एक जोड़ा तो अगली, इस तरीके से पिछली संख्या में एक जोड़ने पर ये संख्याएं हमें प्राप्त होती हैं। यही वजह है कि सबसे बड़ी पूर्ण संख्या को बोल देते हैं अज्ञात। तो आपने क्या सीखा, जब हम प्राकृतिक संख्या में शून्य को सम्मिलित कर दिया तो ही संख्याएं हमारी पूर्ण संख्या में बदल गई। पूर्ण संख्या हमारी कहां से स्टार्ट होता है, शून्य से स्टार्ट होता है। अगर हम ये कहें सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, तो शून्य है। फिर आपसे अगर प्रश्न करें कि सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या है, आप बोलेंगे अज्ञात है। अगर फिर हम प्रश्न करें कि पूर्ण संख्याओं की संख्या कितनी है, तब ये बताएंगे अनंत है, उसकी गिनती नहीं की जा सकती है। और आपको ये भी मालूम है कि अगर एग्जाम्पल लिखते वक्त अगर डैश का साइन नहीं लगाते हैं, अगर नहीं लगाते हैं, तो इसका मतलब आपका एग्जाम्पल क्या है, फॉल्स है। ये हमें बता रहा है कि संख्याएं कितनी हैं, अनंत है। उम्मीद कर रहे हैं चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात करने जा रहे हैं कि जैसे सम संख्या की बात कर रहे हैं, यहाँ पे सम संख्या इवन नंबर है क्या चीज। अब सम संख्या इवन नंबर ले रहे हैं, ये सम संख्या इवन नंबर, सम संख्या इवन नंबर, सम संख्या इवन नंबर। अब देखिए इवन नंबर होता क्या है। अगर इवन नंबर की हम बात करें तो इवन नंबर है क्या चीज। इवन नंबर का मतलब यही है कि जैसे जो संख्याएं दो से पूर्णतः विभाजित होती हैं, जो संख्याएं दो से पूर्णतः विभाजित होती हैं, वही संख्याएं हमारी क्या होती हैं, सम संख्याएं होती हैं। तो जो दो से पूर्णतः विभाजित हो, तो अगर हम लेते हैं जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड सो ऑन, ये सभी संख्याएं हमारी क्या हैं, सम संख्याएं हैं। ये सम संख्याएं हैं। पूर्णतः विभाजित होने का मतलब यही होता है, अगर मान लीजिए 10 दिया है, अगर 10 को हम 2 से भाग देते हैं तो 2 पची 10 आ गया, ये कैंसिल हो गया, शेषफल कितना आ गया, 0। मतलब यहाँ पे शेषफल हमें कितना मिला, 0 मिला। तो कहा जाएगा जो 10 है ये 2 से क्या है, पूर्णतः विभाजित है। अगर उसी तरीके से अगर 15 दिया है, अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 सत्ते 14 हो गया, शेषफल क्या आ गया, 1 आ गया। तो अब कहा जाएगा कि जो 15 जो नंबर दिया गया है ये 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। 2 से पूर्णतः विभाजित होने का मतलब क्या है, शेषफल क्या आ जाए, नहीं, शेषफल क्या आ जाए, शून्य आ जाए। तो कहा जाएगा 2 से पूर्णतः विभाजित है। अब सम संख्या वही होता है जो संख्या 2 से क्या है, पूर्णतः विभाजित हो। अब ये सभी संख्या लें तो सभी 2 से पूर्णतः विभाजित हैं, इसलिए ये सभी संख्याएं क्या है, सम संख्या है। दोस्तों आप देखे होंगे कभी भी जब भी हम एग्जाम्पल लिखते हैं तो जीरो क्या होता है, हमारा सम संख्या नहीं होता है। जीरो को हम सम संख्या में शामिल नहीं करते हैं। जैसे अब क्यों शामिल नहीं करते हैं, इसका रीजन क्या है। दोस्तों आपको मालूम है कि अगर हम बात करें तो हमेशा ध्यान में रखिएगा, जैसे कि जीरो में हर संख्या का डिवीजन पॉसिबल है। जैसे अगर हम बात करें, जैसे जीरो में अगर जीरो में हम 5 से डिवाइड करें तो डिवीजन कितनी बार जाएगा, 0 के जाएगा। लेकिन अगर 5 से हम जीरो को डिफाइन करें तो 5 में जीरो का डिवीजन, मतलब किसी संख्या में जीरो का डिवीजन क्या है, परिभाषित नहीं है। और इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं, अगर क्या है, कोई संख्या दिया गया है, अगर 0 से डिवाइड करें, ये क्या है, परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है। दोस्तों किसी भी संख्या में 0 से डिवीजन क्या है, परिभाषित नहीं है। क्योंकि जब भी जैसे कोई संख्या अगर 8/0 लिखा तो तुरंत क्या होता है, इनफाइनाइट में बदल जाता है। अगर 8/0 लिखा तुरंत इनफाइनाइट में हो गया। अगर हम 29/0 लिखा तो तुरंत किस में बदल जाता है, इनफाइनाइट में बदल जाता है। तो दोस्तों हमेशा ध्यान में रखिएगा, जीरो में किसी भी संख्या से डिवीजन
जीरो में, जैसे जीरो से किसी भी संख्या में डिवीजन क्या है, परिभाषित नहीं है, पॉसिबल नहीं है, तुरंत तो संख्या किस में बदल जाती है, इनफाइनाइट में बदल जाती है। लेकिन दोस्तों हमेशा ध्यान में रखिएगा, जीरो में हर संख्या का डिवीजन क्या है, पॉसिबल है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर जीरो था, जीरो में 5 से डिवाइड किया, 0 बार डिवीजन हुआ, लेकिन यहाँ पे किसी संख्या में जीरो से डिवीजन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब भी किसी संख्या में जीरो से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू अपरिभाषित इनफाइनाइट हो जाएगा। जैसे अगर हम बात करें, अगर लिखें, जैसे मान लीजिए अगर हम लिखते हैं 0/8 लिखा, जब भाग देंगे तो पूर्णतः विभाजित होगा, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो दोस्तों अगर हम ये देखें कि अगर जीरो को लेते हैं तो जीरो का नेचर ऐसा है, जीरो का नेचर ऐसा है, जैसे कि जब हम जीरो को 2 से डिवाइड कर रहे हैं, जीरो को 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तब भी रिमाइंडर क्या है, 0 है। रिमाइंडर आर का मतलब रिमाइंडर, और उसका मतलब क्या है, शेषफल है, तब भी हमारा क्या है, रिमाइंडर 0 है। अगर जीरो को 3 से डिवाइड कर रहे हैं तब भी शेषफल हमारा 0 है, जीरो को 4 से डिवाइड कर रहे हैं तब भी शेषफल 0 है, जीरो को 7 से डिवाइड कर रहे हैं तब भी शेषफल हमारा क्या है, 0 है। इस तरीके से दोस्तों हम देखते हैं जीरो एक ऐसी संख्या है, अगर उसको, जीरो एक ऐसा नंबर है अगर उसमें, या ऐसा डिजिट है अगर उसमें किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो शेषफल क्या आता है, 0। इसका मतलब क्या है, जीरो लगभग, जीरो हर नंबर से क्या है, डिविजिबल है, पूर्णतः विभाजित है। लेकिन यहां देख रहे हैं, 0 में 8 का भाग दिया तब भी 0, 2 से दिया तब भी 0, 3 से दिया तब भी 0, 4 से भी 0, 7 से भी क्या आ गया, 0। मतलब जब भी जीरो से हर संख्या में भाग दे रहे हैं तो शेषफल क्या आ जा रहा है, 0 आ जा रहा है। लेकिन हमारा डिफिनीशन क्या कहता है, ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती है। हमारा डिफिनीशन ये कहता है कि ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती है।